अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाइक हसन जंजू है और आज मैं इस सीट पे बैठा हूँ विद ऑलमोस्ट 6 to 7 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को हेल्प आउट किया है कि वो लॉन्च कर सकें, ग्रो कर सकें और जो है ना रोम कर सकें। इन 6-7 साल के अंदर एक जो चीज़ मैंने कॉमन देखी है स्टार्टअप्स को लेके, वो एक फेयर है कि सबसे पहले फेलियर माइंड में होता है कि ये स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे और सक्सेस रेशो क्या होगी, फेलियर हो गया तो फिर क्या होगा। तो आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको ओवरव्यू करें और थोड़ा इस चीज़ पर डिस्कस करें कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर अलाइन करें तो हम इस फेयर को कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, फेयर हर चीज़ में होता है, अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेट करें तो वो एक रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स की फेलियर की आ रही है, वजह जो नज़र आ रही है एज़ पर रिपोर्ट्स, वो ये आ रही है कि हम किसी को देखा देखी जो है ना विदाउट एनी रिसर्च इस इंडस्ट्री में कूद पड़ते हैं कि मैंने मेरे दोस्त ने स्टार्ट किया, मेरे कज़न ने स्टार्ट किया तो मैं भी इसको स्टार्ट करूँगा। वेयरएज़ हम ये नहीं देखते हैं कि उसके स्टार्ट करने के पीछे उसकी जर्नी क्या थी, उसका माइंडसेट क्या था, उसको कितना टाइम लगा था उस माइंडसेट को प्रिपेयर करने में। हम जस्ट जो है ना उसमें जंप कर देते हैं और डेप्थ ऑफ वाटर उसकी चेक नहीं करते। तो सबसे पहले जो इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको स्टार्टअप फैसिनेट कर रहा है तो एटलीस्ट आप उसके बारे में अपना माइंड प्रिपेयर करें कि आइदर यू आर रेडी और आपकी जो पर्सनल ट्रेड्स हैं क्या वो स्टार्टअप्स के लिए साथ अलाइन कर रही हैं, उनको कम्प्लीमेंट कर रही हैं। अगर वो कम्प्लीमेंट कर रही हैं तो देन आप उस पे जो है डिसीजन लेके नेक्स्ट स्टेप पे जो है मूव करें। अदरवाइज़ आप भी वही फेलियर जो है ना फेस करेंगे जो मोस्टली कर रहे हैं। वो केसेस बहुत कम होते हैं जो आउट ऑफ नो वेयर मतलब ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं और उनको सक्सेस भी मिल जाती हैं। दे आर रेयर केसेस। तो हम यहाँ पे जो है मैथ्स ग्रुप की बात करेंगे क्योंकि हम रेयर जो है रेयर चांसेस रेयर ही होते हैं, आप उस पर जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लें। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने अभी बात की है, फर्स्ट सेट द टारगेट कि आपने क्या चीज़ करनी है। ई कॉमर्स में देखें डिफरेंट मॉडल्स हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं। उसके अंदर भी डिफरेंट मीडियम्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस हैं, कुछ आप अपने स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं लाइक ऑन शॉपिफाई। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये माइंड बनाना है, आपको ये नॉलेज गेन करना है, आपको ये स्किल्स जो हैं वो अपने अंदर जनरेट करनी है, कैपेबिलिटीज़ जनरेट करनी है कि आप इस चीज़ पर डिसीजन कर सकें कि आपने आइदर यू आर गोइंग फॉर डोमेस्टिक और यू आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल। ठीक है, और अगर आप इसमें डिसीजन कर लेते हैं कि आप डोमेस्टिक कर रहे हैं या इंटरनेशनल कर रहे हैं, देन आपको मार्केट प्लेस भी डिसाइड करनी है कि आइदर यू आर गोइंग फॉर द योर ओन स्टोर लाइक अ शॉपिफाई और वर्डप्रेस, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, या आप किसी थर्ड मार्केट प्लेस पे जाने लगे हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को जो है डिसाइड कर लेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे कि आपने किस मॉडल के थ्रू जाना है, देन वही डिसीजन आपका जो है ना नेक्स्ट जितनी भी फ़नल है। एक्चुअली हम आज डिस्कस करेंगे कि राइट स्टार्टअप की फ़नल क्या होती है। तो ये डिसीजन ही आपकी नेक्स्ट सारी फ़नल को डिसाइड करेगा कि उसमें प्लान किस तरह करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है। ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक जो है ना डिसाइड होती हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप इसमें डिसाइड करें कि आपने किस मॉडल को अडॉप्ट करना है, आइदर यू आर गोइंग फॉर द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जब आप अपना मॉडल डिसाइड कर लेते हैं, देन यू हैव टू सर्च फॉर द नीश और प्रोडक्ट कि आपने किस नीश में जाना है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को सेल करना है। देखें, इट डजेंट मैटर स्टार्टअप या एक कन्वेंशनल बिज़नेस या ऑलरेडी सैचुरेटेड या जो है ना मेंटेन ग्रोथ फेज़ जो है बिज़नेस होता है ना, उसकी बेस उसकी प्रोडक्ट होती है कि वो सेल क्या कर रहे हैं। तो आप ये एक चीज़ माइंड में रख लें कि आपकी जो स्टार्टअप की सक्सेस है वो 40% डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, कि आप किस प्रोडक्ट को सेल करेंगे या किस कैटेगरी के अंदर किस प्रोडक्ट को आप मार्केट करके
जो है ना अपने इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। फॉर दैट आप जो हैं देयर आर मैनी एजेंसीज़ जो इनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, और इसको आप ख़ुद भी सीख सकते हैं। बेटर है कि आप इस चीज़ को ख़ुद सीखें। देखें, आप किसी एजेंसी से आप कोई प्रोडक्ट जो है बाय करेंगे, आप उस एरिए से बिल्कुल ब्लैंक हैं कि वो प्रोडक्ट किन बेसिस के ऊपर हुई थी, उन्होंने कैसे उसको सोर्स किया था। देखिए, आप अगर आप इसको ख़ुद सीख लेंगे तो आप इस डिपार्टमेंट के अंदर भी अपने आप को कैपेबल फील करना शुरू कर देंगे कि ये प्रोडक्ट को जो है मैंने खुद सोर्स किया है, इसको मैंने खुद हंट किया है, इसके बैक एंड पे ये स्टैट्स हैं, इन बेसिस के ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आप किसी एजेंसी से हायर करेंगे, वो आपको स्टैट्स तो दे देंगे, बट आपका जो उस पर कॉन्फिडेंस होगा वो उस तरह नहीं बिल्ड हो सकेगा, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने एजेंसी ने दे दी है और वो एक कमर्शियल चीज़ है, उन्होंने कमर्शियली उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। वो स्टैट्स कुछ भी हो सकते हैं, और सो बेटर कि आप इस डिपार्टमेंट के अंदर ख़ुद इस चीज़ को जो है कैपेबिलिटी को अपने अंदर बिल्ड करें कि आप प्रोडक्ट को जो है ख़ुद सॉर्ट कर सकें कि कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त पोटेंशियल है। लाइक इन 2024 देयर आर मैनी आई थिंक AI टूल्स जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं। कुछ मैनुअल टेक्निक्स हैं इनके, आप जो है सर्च करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट को क्या सेल करना है। जब आप प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेंगे, देन यू हैव टू काउंट द इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक बजट आना शुरू हो जाएगा कि मुझे इस प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए क्या बजट रिक्वायर्ड है, मुझे इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लाइव करने के लिए, मार्केट करने के लिए क्या बजट या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। अब इन्वेस्टमेंट देखें, आई पर्सनली मैं पिन पॉइंट नहीं करता कि आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं, आप क्राउड फंडिंग करें। सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आपने माइंड बना लिया तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए वसाइल खोल दे इसके लिए। वो फिर अल्लाह ताला ख़ुद ही चीज़ें अरेंज करना शुरू कर देते हैं। देखें, किसी की सिनेरियो के अंदर जो फंडिंग है वो कोई दोस्त कर देते हैं, कहीं फैमिलीज हो जाती हैं। इवन आई हैव जो है रियल टाइम एग्जांपल्स जिसमें कुछ लोग आए, उन्होंने गाइडेंस ली, टिप्स ली, और लेटर ऑन कुछ मंथ्स बाद पता चला कि उन्होंने स्टार्टअप जो है वो लॉन्च कर दिया, और उसकी फंडिंग कहाँ से आई है, उन्होंने जो है ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है ना कमेटी डाल के उस स्टार्टअप को लॉन्च किया। अब वो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में से कट ऑफ किया, कहाँ से किया, ये उनका समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने उनके माइंड में डाल दिया कि ये एक वे है, इसको अडॉप्ट करके आप ये इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि आप इस तरह इन्वेस्टमेंट को अरेंज करें या आप क्राउड फंडिंग करें, समथिंग एल्स। इट ऑल डिपेंड्स, ये अल्लाह ताला आपके माइंड में डाल देता है कि ये बेटर वे है, इसी के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अरेंज करनी है। अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट अरेंज कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेन वहाँ पे एक हर्डल आती है वो आती है इस इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करना अपने प्लानिंग के साथ। 40% आपको का प्रोडक्ट का हिस्सा है, 20% फेलियर का हिस्सा यही होता है कि हम इन्वेस्टमेंट भी अरेंज कर लेते हैं लेकिन हम उसको चैनलाइज नहीं कर सकते। चैनलाइज से मुराद ये है कि हमें प्लान करना है कि मिनिमम MBQ क्या होगा, मिनिमम बैच क्वांटिटी क्या होगी हमारी, फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, और हमने उसको फॉरवर्ड इन्वेंट्री कैसे बनाना है। ठीक है, उसके अंदर जब आप इन चीज़ों को डिसाइड करने जाएंगे MBQ को, आपको एक रिसर्च की ज़रूरत होगी, आपको कुछ स्टैट्स चाहिए होंगे, लाइक कि आप फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास पेन है, ये कैटेगरी है स्टेशनरी की, अब ये मैंने पेन सेल करना है, तो आप इस कैटेगरी के ऑन एवरेज ऑर्डर्स देखेंगे, मंथली ऑर्डर्स कितने हैं जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर इसके फ़र्ज़ करें, अगर ये बॉल पेन जो है मंथली ऑन एवरेज 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर कितने ऐसे सेलर्स हैं जो उसको सेल कर रहे हैं, दैन आप उसकी ऑन एवरेज निकाल सकते हैं कि हर एक सेलर जो है ना वो एटलीस्ट इतने यूनिट्स जो है ना वो सेल कर रहा होगा। और अगर मैं एडिशन में जाता हूँ तो एटलीस्ट उन सेलर्स की जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी है उनकी एवरेज में एटलीस्ट उनको सेल कर सकता हूँ। अब ये चीज़ आपका क्या डिसाइड करेगी कि आप एक मंथ के अंदर कितने इसको सेल कर सकते हैं,
सेकंड मंथ में कितने कर सकते हैं, थर्ड में कितने कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ अलाइन हो रही होंगी और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी इसके साथ अलाइन हो रही होगी। ये आपको एक फोरकास्टिंग देगी कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इतना बजट चाहिए, इस प्रोडक्ट को, इस MBQ को कवर करने के लिए आपको इसकी मार्केटिंग के लिए इतना बजट चाहिए, आपको इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए इतना बजट चाहिए। तो ये सारा ना एक ऑन अ रोड मैप आपके एक पेज पे आ जाएगा कि आपको MBQ क्या चाहिए। देखिए, आपने उसके बाद एक सप्लायर, आपने प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, आइदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन योर एरिया, लोकल एरिया और डोमेस्टिकली, और या फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में या कंट्री के अंदर वो उस तरह नहीं अच्छी क्वालिटी की बन रही, या उसकी अभी उतनी रेजिडेंस या इतनी अवेयरनेस नहीं है, देन आप जो है इंटरनेशनल सप्लायर्स को हंट करते हैं, आप उनकी तरफ देखते हैं कि वो क्या क्या सेल कर रहे हैं, किन प्राइसेस पे कर रहे हैं। जब आप इसको बजटिंग कर रहे होंगे, आपके पास एक और चीज़ आएगी, वो आएगी रिवर्स कॉस्टिंग, जो आपकी डिसाइड करेगी कि आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो किस ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, ताकि आप इस कंपेटिटिव सेल प्राइस को मीट कर सकें। उसके अंदर आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो सारे कवर होने चाहिए। जब आपके पास रिवर्स कॉस्टिंग आ जाएगी और आप एक इनिशियल ऑर्डर MBQ के साथ बना लेंगे, तो आप वापस उसी लाइन पे आएंगे फोरकास्टिंग के ऊपर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। और जब आपकी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे आके, आइदर इज इट योर ऑन शॉपिफाई स्टोर, वर्डप्रेस स्टोर और एनी प्लेटफॉर्म लाइक अ थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस, जब आप उस पर प्रोडक्ट अपनी लाइव करते हैं, उसमें आपको बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है। साथ आपको कंटेंट को देखना पड़ता है, आपको ग्राफिक्स को देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो उसका कंटेंट आपकी प्रोडक्ट को कम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके ग्राफिक्स आपकी प्रोडक्ट को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या आपने जो एक कह लें कि यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र UI का जो आपने एक रोड मैप बनाया है, एक फॉर अ व्यूअर या जो भी फुटप्रिंट आपके वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता है, वो आपने उसके ऑल क्वेरीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो इन योर प्रोडक्ट पेज पे हैं कि नहीं। अगर तो वो हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कस्टमर या कंज्यूमर है उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने आसानी कर दी है। क्योंकि अगर आप जनरली 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या क्वेरीज ऐसी होती हैं कस्टमर्स की, जो आप अगर ऑन द पेज आप उसको उसके जवाब मिल जाएँ, तो वो जो है ना उसके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। लाइक इसमें आपकी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, डिलीवरी कितनी देर में होगी, पेमेंट मेथड्स क्या हैं, और ये किस पैकेजिंग में आएगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो एक और चीज़ को वैलिडेट करता है कि विच कंपनी इज़ सेलिंग दिस या विच ब्रांड इज़ सेलिंग दिस, वो आपके ब्रांड को भी ऑथेंटिकेट करता है। सैडली पाकिस्तान मार्केट के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर आएगा तो वो डेफिनेटली आपके ब्रांड या कंपनी को ऑथेंटिकेट करेगा फर्स्ट बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो ये एक बहुत मेन चीज़ है जिसको आपको ख्याल में रखना है कि अगर एक कस्टमर आ गया है तो वो बगैर कोई एक्शन किए बगैर जाना नहीं चाहिए वहाँ से, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर से, आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर से। जब आपकी फर्स्ट सेल होती है तो वो एक बड़ा यूनिक सा आपका समझ लें कि सेंटिमेंट होता है, आपको एक मोटिवेशनल डोपामिन बूस्ट देता है फर्स्ट ऑर्डर हमेशा। और वही डोपामिन जो है ना आपके नेक्स्ट जो स्टार्टअप की जर्नी है ना उसको डिफ़ाइन कर रही होती है कि आप कितने इसके लिए पैशनेट होने वाले हैं या आप कितने इनपुट इसके अंदर देने वाले हैं। आफ्टर लॉन्चिंग प्रोडक्ट, आप इसको एटलीस्ट हर मंथ के बाद अपने प्लान के साथ रिकनसाइल करें। रिकनसाइल से मुराद क्या है कि आपने प्लान किया था कि इन फर्स्ट मंथ आई विल सेल द 10 यूनिट्स, और मैं 10 यूनिट्स इतनी देर में सेल होंगे और मैं इतनी देर बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री का जो है ना बैच को ऑर्डर करूँगा और इतनी इतनी क्वांटिटी का करूँगा। आपने उसको रिकनसाइल करना है कि आपने जो डिसाइड किया था फर्स्ट मंथ के अंदर 10, वो उतने सेल हो रहे हैं कि नहीं, वो अचीव हो रहा है कि नहीं। अगर वो उसका हाफ भी हो रहा है तो देन आप उसमें देखेंगे कहाँ पे ऐसी लूप होल निकल रहा है। देखें, जब आप फोरकास्ट कर लेते हैं ना, एटलीस्ट उसका 80% तो अचीवेबल होता है और 100% नहीं हो सकता। और अगर आप 80% से नीचे हैं तो आप देन देखें आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो लैग कर रही है, डिप्लॉय हो रही है, वो गलत हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना आप उस परसेंटेज को अचीव करने में फेलियर का सामना कर रहे हैं। और इसमें जब आप समझ लें कि जब ब्रांड रिकनसाइल कर रहे होंगे तो एक शायद फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट भी आपके सामने आए कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, मैंने अपनी मैक्सिमम जो है नॉलेज के मुताबिक स्ट्रेटजी लगाई है
और उसके मुताबिक मेरे जो है वो डिज़ायरेबल आउटकम्स नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आपको पेशेंस शो करनी है। और वो जो एक आया था इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो उस पर आपको फिर बिलीव भी करना है कि अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है और वही चीज़ों को जो है ना बेहतर प्लान करता है। आप अल्लाह से रुजू करें कि अल्लाह मैंने अपनी मैक्सिमम जो मेरे पास नॉलेज था वो तेरे सामने मैंने लगा चुका हूँ, अब इसके अंदर क्या मसलियत है, इसके लिए बेहतरी मेरे लिए बना दे। तो ये इस चीज़ के साथ, इस बिलीव के साथ अलाइनमेंट किए बगैर आप स्टार्टअप को सक्सेसफुली नहीं चला सकते। एक और क्वेश्चन आता है कि जी जो हमारा तो ये बिलीफ है इस चीज़ के साथ, अल्लाह के साथ, अब जो जिनका नहीं है लाइक यहाँ जो वेस्ट के अंदर हैं वो भी तो सक्सेसफुली चला रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके थोड़ा सा ट्रिकल डाउन करें तो वो उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ चल रहे हैं जो हमें एक्सप्लेन की गई है पेशेंस के साथ। वो अगर आप सेंटिमेंट में आके जो है कोई क्विक डिसीजन ऐसा कर देंगे जिसके पीछे आपकी कोई रिसर्च या कोई भी रेशनल या कोई भी लॉजिक जो है ना बैक नहीं कर रही होगी, तो ऑब्वियसली वो आप फेलियर का सामना ही करेंगे। ऑब्वियसली मोमिन के लिए बिशारत है कि अगर वो अपनी मैक्सिमम इनपुट देगा तो सबसे पहली सक्सेस उसी को दी जाएगी, लेकिन उसके लिए वो इनपुट भी चाहिए। और उसके बाद ये है कि आपने एक चीज़ को, जब आप पेशेंस से गुजर रहे होंगे तो आपने एक चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है कि एज हमेशा मैटर करती है स्टार्टअप की। आइदर वो आपकी लिस्टिंग की एज है, आपके बिज़नेस की एज है, वो मैटर करती है, क्योंकि वायरलिटी वाला जो फैक्टर है वो होता है रेयर। मैं शुरू में बताया कि कुछ रेयर केसेस होते हैं जो स्टार्ट होते ही सक्सेस की तरफ जाना शुरू होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद आते हैं एक वायरलिटी वाले, और मतलब ओवर द डेज़ जो है वो कुछ वायरलिटी के फैक्टर के अंदर उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया है, और लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सस्टेन कर पाएंगे उसको। सस्टेनेबल स्टार्टअप का मॉडल बनाने के लिए आपको एक छोटे छोटे स्टेप ही लेने हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिग जंप्स लगाएं। आप प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करें जो लो कॉस्ट हो, आपके लिए सोर्सिंग अभी स्टार्ट में आसान हो। ये सारी चीज़ें आपने नज़र में रखनी है ताकि आपका जब आप उस फेज़ से गुजरे हों तो आपके लिए इन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल ना हो। एक ख़ास एज के बाद ही जाकर जो है ना आपका स्टार्टअप या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी चीज़ है वो आपको जो है ना गिव बैक करना शुरू करती है, आपका ब्रेक इवन क्रॉस करना शुरू करती है। लेकिन एटलीस्ट उसको जो है आपको पानी देना पड़ता है। वो हर दिन जो है वो बारिश नहीं होगी, हर दिन धूप नहीं होगी, वो किसी ना किसी दिन किसी भी हालत में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको उस पर सस्टेन रहना, उस पर खड़े रहना है, इस बिलीफ के साथ कि ये होगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ले आए हैं। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है वो है कस्टमर सपोर्ट। अब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई टेक्निकल इशू है या ऑपरेशनल इशू है। समटाइम कंज्यूमर बिहेवियर भी होता है, वो उसको रिटर्न और एक्सचेंज की तरफ जाता है। तो आपकी कस्टमर सपोर्ट इतनी इनकरेजिंग होनी चाहिए कस्टमर के लिए आए, इवन कि वो उसको रिटर्न या एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसका डिसीजन परचेज डिसीजन आ रहा हो तो उसके माइंड में सबसे पहले आपका ब्रांड ही आए, उसको इतनी अच्छी तरह जो है ना टैकल किया जाए। इसके लिए काफ़ी मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो जिनके पास सोर्सिंग या कह लें कि कैपेसिटी होती है वो इसको ऑटोमेशन में ले जाते हैं, और ताकि कस्टमर को जो है ना वो उसकी क्वेरी जो है ना विद इन नो टाइम जो है ना रिस्पॉन्ड बैक किया जाए। एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आपके बिज़नेस की लाइन किस तरह चलती है। अब इसके अंदर एक साइकिल है, स्टार्टअप साइकिल, जो बार बार रिपीट होता है, थोड़ा सा रिपीट होता है, कुछ नई चीज़ें एडिशन डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन ओवरऑल यही लूप चलता रहेगा बार बार, और इसी लूप को रिपीट करने का नाम है स्टार्टअप जर्नी। आप इसको जितनी पेशेंसली, जितनी एक्टिवली, जितनी स्ट्रेटेजिकली अलाइन रेशनल डिसीजंस के साथ इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपका स्टार्टअप जो है वो विद अ स्मॉल टाइनी स्टेप्स जो है ना सस्टेनेबल की तरफ जाता रहेगा। ये इसी स्टार्टअप के फेयर को फुल जो है कवर करने के लिए एक 3 मंथ फुल स्टैक जो है स्टार्टअप लॉन्चिंग पैड जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर यह है कि अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर प्रोडक्ट कैटेगरी क्या डिसाइड करनी है, प्रोडक्ट क्या डिसाइड करनी है, कैसे सोर्स करनी है, उसको कैसे लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको गाइड किया जाएगा। इवन दे आप ये कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकली एक स्टार्टअप को जो है ना लॉन्च कर सकते हैं। ये इसका जो लॉन्च पैड का जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है
वो आपको माइट बीन इसमें मिल जाएगी, ड्रॉप डाउन लिंक के अंदर मिल जाएगी, वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ पे नंबर होंगे, ईमेल्स होंगी, उस पर आप जो है कॉन्टेक्ट बैक करके तो आप इसकी जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और इसका जो है आउटलाइन भी ले सकते हैं कि कितनी देर का होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें डिलीवर की जाएंगी और उसमें किस तरह की लॉन्चिंग जो है ना उसमें बैकअप सपोर्ट की जाएगी। और एक वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आप एक तो ये ओवरव्यू है, इससे अगर आपको आइडिया होता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, देन गो फॉर द 3 मंथ लॉन्चिंग पैड प्रोग्राम। और अगर उसको करने के बाद भी आपको फील होता है कि मुझे स्टिल जो है ना एक वन ऑन वन मेंटोरशिप सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके जो है ना अपने कंसल्टेंसी ले सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये न्यू स्टार्टअप्स के लिए हो, ये रनिंग बिजनेसेस के लिए भी है। इधर दे आर सेलिंग फॉर सर्विसेज और प्रोडक्ट, इट डजेंट मैटर, आप उसका वन ऑन वन जो है ना मेंटोरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपका वेट रहेगा इंशाल्लाह। और अगर इस ओवरव्यू से रिलेटेड भी कोई आपकी क्वेरी है जो आपको लीड कर सकती है टूवर्ड्स द लॉन्चिंग पैड प्रोग्राम, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है ना गिवन ईमेल पे जो है वो अपनी क्वेरी राइट अप करें और हमारी टीम इंशाल्लाह जो है ना आपको राइट बैक करेगी। अस्सलाम वालेकुम।